हेलो बच्चों, हम लोग बेटा अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और लेवल 1 में आज हम अपने 7वें टॉपिक परसेंटेज के पार्ट 4 पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देख लिया होगा। अब आपको बच्चों पार्ट 4 का वीडियो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 4 का वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, आज हम एक इंपॉर्टेंट प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्या प्रश्न दिया गया है। कहा गया है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, किंतु जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह अपने खर्च को भी 10% बढ़ा देता है। तो अब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिएगा बच्चों, सबसे पहले इस सवाल में हम मान लेते हैं कि उस आदमी की आय 100 है। उस आदमी की आय यहां पे हमने बच्चों कितनी मान ली? 100। अब सबसे पहले इन्होंने बताया है कि 100 में से ये आदमी 75% तो खर्चा कर देता है, तो 75% खर्च करवा दिया। अब सोचने योग्य बात यह है कि जब कोई आदमी 100 में से 75 खर्च कर देगा तो बच्चों आप सोचो कि बचेगा कितना। तो आपके माइंड में आ रहा होगा 25 बचेगा। देखो यहां तक सवाल में कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल की मेन दिक्कत शुरू होगी। जरा गौर, लिखा है जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा बच्चों, जब आय 100 है और 100 में जब बच्चों 20% की वृद्धि होगी तो आप जब 20% इसमें बढ़ाओगे तो इसकी आय हो जाएगी 120%। ठीक है बच्चों, लिखा है। तो अब यहां पर बता रहा है तो वह अपने खर्च को भी 10% बढ़ा देता है। बच्चों गौर करने वाली बात यह है कि खर्च कितना है? 75। तो 75 का जब 10% बढ़ाएगा तो कई बच्चे तो एग्जाम में भैया ये गलती कर देते हैं कि वो 75 में सीधे उठा के 10% जोड़ देते हैं। लेकिन अगर यहां पर आपने सीधे 10% जोड़ दिया तो तुरंत गलती हो जाएगी। इन्होंने बोला है खर्च को भी 10% बढ़ा देता है। बच्चों 75 का जब आप 10% निकालोगे तो निकलेगा 7.5। तो 7.5 बढ़ेगा। तो जब आप 75 में 7.5 जोड़ोगे तो बच्चों हो जाएगा 82.5। अब इसका खर्चा हो गया बच्चों 82.5। अब सोचो 120 इसने कमाई और 120 में से बच्चों 82.5 खर्च हो गए। तो अगर 120 में से 82.5 घटा दोगे तो बचेगा 37.5। मतलब ये 37.5 इसकी क्या हो गई? बचत। अब प्रश्न पढ़ो। प्रश्न में बोला गया है अब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बच्चों बचत पहले 25 थी, अब बचत हो गई 37.5। तो यहां पर गौर करो, बचत आपकी बढ़ी कितनी? 12.5। ये जो 12.5 बचत बढ़ी है वो किस पर बढ़ी है? 25 पर। तो 12.5 बढ़े है 25 पर गुणा 100। पॉइंट हटा लीजिएगा, 0 कटेगा। 25 पंचे 125, 5 दसारा 50। इसका मतलब इस आदमी की बचत में 50% की क्या होगी? वृद्धि होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। इसमें गलती की कोई भी संभावनाएं नहीं रह जानी चाहिए, इसलिए आप सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अब बच्चों हम अगला प्रश्न आपको बताते हैं। हाँ तो बच्चों अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा कि ये प्रश्न किस तरीके से आप करेंगे एग्जाम में। देखिएगा अगर ये किसी, वैसे तो नॉर्मल एग्जाम में नहीं आता है लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। इसकी जो लैंग्वेज दी गई वो थोड़ा सा कठिन दी गई है। लगाने का तरीका तो मैं आपको तुरंत समझा दूंगा, जरा ध्यान दीजिए। एक कर्मचारी का वेतन 12,000 रुपए बढ़ा दिया जाए तो आयकर की दर 12% से 10% कर दी जाए तो उसका परिणाम यह होता है कि जितना वह आयकर पहले देता था उतना ही अब देता है। यदि वेतन का 20% दोनों दशाओं में कर मुक्त हो तो वर्तमान आय कितनी होगी? अगर कभी इस तरीके से आपके सामने प्रश्न आ जाता है तो आप किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे? सबसे पहली एक बात आप लोगों को जो समझनी है वो आपको ये समझनी है कि अगर ये स्टेटमेंट कहीं पे भी लिखा होता है कि 20% दोनों दशाओं में कर मुक्त है या
15% या 10% कर मुक्त है, तो इस लाइन का हमारे सवाल के आंसर या सॉल्यूशन पे कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, पहला स्टेटमेंट तो ये समझ लीजिएगा। अब दूसरी बात आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप ये सवाल कुछ मानकर लगाते भी हैं तो आपका ये सवाल लंबा खींचेगा। आप कभी भी अगर इस प्रकार का सवाल आएगा तो आपको एग्जाम में कैसे लगाना है वो समझिएगा। यहां पे टैक्स की दर 12% से 10% हो गई, मतलब दर 12% से 10% हो गई, तो तुरंत इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, 6:5 हो गई। ये दर का अनुपात है, तो आय का अनुपात, तो आय का अनुपात हो जाएगा 5:6। इसका मतलब यहां पर बच्चों आप समझ लीजिएगा, इस आदमी की आय कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। आपके हिसाब से 1 बढ़ी, सवाल में कितना वेतन बढ़ा है, 12,000। तो बच्चों 1 की वैल्यू 12,000 और 6 की वैल्यू 12 6 72,000। इस तरीके से आप इस सवाल का सॉल्यूशन देंगे। कभी भी इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप हर हाल में इस सवाल का आंसर इस तरीके से देंगे तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अब कई बच्चे इस सवाल का बेसिक जानना चाहते हैं तो उनको मैं इसका बेसिक मेथड भी बता देता हूं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अब मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताता हूं कि बेसिक से आप इस सवाल को कैसे लगा सकते हैं, जरा समझिएगा। हम मान लेते हैं इस कर्मचारी का पहले वेतन, जो पहले वेतन था वो मान लेते हैं कि x था, ठीक, और वर्तमान वेतन अगर हम देखें तो वर्तमान वेतन 12,000 बढ़ा दिया गया है तो x + 12,000 हो गया बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहां पर ये देखिएगा, बेसिक तरीका है तो मैं आपको इसमें हर पॉइंट क्लियर कर दूंगा, जरा गौर करिए। लिखा है वेतन का 20% दोनों दशाओं में कर मुक्त है, मतलब पहले भी हम 20% पे टैक्स नहीं देते थे, अब भी 20% पे टैक्स नहीं देते हैं, तो इसका मतलब वेतन के हम बेटा 80% हिस्से पर टैक्स देते हैं और इधर भी वेतन के 80% हिस्से पर बच्चों हम टैक्स देते हैं, क्योंकि 20% तो टैक्स फ्री है। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहां पर समझिएगा, अगला पॉइंट क्या दिया गया है, इन्होंने कहा है कि पहले आयकर की दर थी 12%, मतलब पहले हम 12% टैक्स देते थे, तो 12% मतलब 12/100, और कह रहा है अब हम 10% टैक्स देते हैं, तो अब अगर हम 10% टैक्स देते हैं तो इसका 10% निकाल दीजिए तो 10/100। ठीक, और लिखा है, कह रखा है कि परिणाम यह होता है कि जितना आयकर वह पहले देता था उतना ही अब देता है, मतलब पहले का टैक्स और अब का टैक्स आपस में कैसा है बच्चों, बराबर। बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो 80/100 से ये 80/100 कट गया, इस 100 से आप इसको काट लीजिएगा, अब यहां पर गुणा करेंगे तो ये आएगा 12x बराबर 10x और प्लस 12 की जगह यहां पे आ जाएगा कितना बच्चों, 1,20,000। ठीक है, ये इधर आया तो 2x = 1,20,000। ठीक, इससे इसे काटेंगे तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 60,000। अब ध्यान दीजिएगा, ये 60,000 जो x की वैल्यू आई है ये बेटा पहले का वेतन है और हमें बताना है उसका वर्तमान वेतन, तो वर्तमान वेतन कितना बढ़ गया है 12,000, तो इसमें तुरंत प्लस आप 12,000 करोगे और आंसर बच्चों हो जाएगा इस समय आपका 72,000। तो ये बच्चों था इस सवाल का बेसिक तरीका। आपको मैंने शॉर्टकट और बेसिक दोनों इसलिए बताया ताकि आपको किसी प्रकार से, कई बच्चों के मन में ये आ जाता है कि सर आपने तो इस तरीके से बता दिया लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों लिखा गया, तो उस क्यों का रीजन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, हाँ तो बच्चों अब जरा अगले दोनों प्रश्नों को देख लीजिएगा कि अगले दोनों प्रश्न किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रखा है एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपए का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। और सेम पैटर्न का ये प्रश्न दिया गया है। देखिएगा बच्चों, अगर हम इन दोनों प्रश्नों को
बेसिक विधि से लगाने का प्रयास करेंगे तो बेसिक विधि से लगाने में ये सवाल काफी लंबे हो जाएंगे, लेकिन चलो फिर भी हम आपको एक बार इन सवालों की बेसिक विधि भी बताते हैं कि किस तरीके से आप इन सवालों को सोच सकते हैं, कैसे आप सवालों को करेंगे ताकि आप सवालों को सही तरीके से समझ पाए। जरा ध्यान दीजिए, जैसा कि यहां पर यह सवाल दिया गया है, आपसे कह रहा है एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपए का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री की धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपको हम बहुत ही लॉजिकल तरीका बताते हैं। देखो बच्चों, एक चीज समझो, सबसे पहली बात जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि आप मान लीजिएगा कुछ दर्शक आते हैं, ठीक, और दर्शक में एक टिकट की कीमत का आप गुणा करते हैं तो आपको बच्चों पता चलती है बिक्री की बिक्री कितनी हुई। मतलब स्पष्ट है कि बिक्री को पता करने के लिए आपको दर्शक और दर का गुणा करने से आपको पता चलती है कि कितनी बिक्री हो रही है। तो यहां पे बच्चों हम सवाल को सरल बनाने के लिए, सवाल को आसान बनाने के लिए हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 100 दर्शक हैं और आप हमेशा, चाहे यहाँ टिकट की कीमत कुछ भी दी जाए, लेकिन आप टिकट हमेशा मानेंगे 10 रुपए का, हमेशा 10 रुपए का। आपका आंसर गलत नहीं होगा, परेशान मत होना, कभी आंसर गलत नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर अगर टिकट की कीमत कुछ अलग भी दी जाती है तो भी आपके सवाल के आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे टिकट में 6 रुपए की कर दूं, 7 रुपए की कर दूं, 8 रुपए की कर दूं, इसका हमारे सवाल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये दर में सीधे 20% कम ज्यादा कर रहा है। जरा देखिए, दर्शक 100, एक टिकट की कीमत 10 रुपए, तो बताओ बच्चों बिक्री कितनी हुई? 1000 रुपए। अब इन्होंने बोला क्या? इन्होंने बोला है आपसे कि टिकट की दर 20% कम हो गई। बच्चों अगर टिकट की दर 20% कम करोगे तो अब एक टिकट की कीमत बच्चों बची 8 रुपए, ठीक, क्योंकि आपने 10 रुपए वाला टिकट अब 8 रुपए का कर दिया, 20% कम किया तो 2 रुपया कम हो। और सवाल में कह रहा है बच्चों की जो धनराशि है, बिक्री की धनराशि 44% बढ़ गई। ये बताओ बिक्री की धनराशि को जब आप 44% बढ़ाओगे तो इसका 44% निकलेगा 440, तो अब बिक्री की धनराशि हो गई 1440 रुपए। जरा गौर करिए, 8 रुपए का टिकट है और टोटल बिक्री हुई 1440 रुपए की। तो बच्चों अगर मैं दर्शक पूछूं, अगर मैं यहां पे आपसे दर्शक पूछूं तो दर्शकों की संख्या निकालने के लिए 1440 बटे क्या करोगे? 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, यहां पर बचा 6, 8 अट्ठे 64, 180 आया। इसका मतलब दर्शक कितने हो गए? 180। जरा बच्चों गौर करो, दर्शक पहले थे क्या? 100, अब कितने हैं? 180। इसका मतलब दर्शकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई? आंसर आएगा बच्चों 80%। लॉजिक क्लियर? सेम तरीके से आप इस सवाल को भी लगा सकते हैं। यहां पर भी देखिएगा आपका आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर आप मान लीजिएगा फिर से दर्शक, दर और बिक्री। बच्चों सेम तरीके से सवाल लगेगा, केवल आपको सही तरीके से सवाल समझना है, बड़े आसानी से समझ में आ जाए। दर्शक गुणा दर बराबर बिक्री। आप दर्शक कितने मानेंगे? 100, टिकट कितने की? 10 रुपए की, और बिक्री यहां पर मान लेते हैं 1000, ठीक। अब इन्होंने कहा है इस सवाल में कि दर 25% घट गई। बेटा जब आप 10 रुपए का 25% निकालोगे तो 2.5 रुपए निकलेगा, और अगर 2.5 रुपए कम कर दोगे तो टिकट बची 7.5 की, और लिखा हुआ है कि बिक्री 20% अधिक हो गई। बिक्री 20% बढ़ जाने का मतलब हो गई अब बिक्री 1200। जरा गौर करिएगा, यहां पर 7.5 रुपए का टिकट है और बिक्री 1200 रुपए है। हमें दर्शक बताने हैं, अगर हम दर्शक बताएंगे तो बच्चों 1200 बटे 7.5, पॉइंट हटाइएगा सर, यहां पर 10 आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 15 पना 75, 15 अट्ठे 120, और अगर काटेंगे तो 5 दूना 10, 8 दूनी 16, मतलब 160। यहां पर देखिएगा बच्चों, जरा गौर करिएगा, इस सवाल में दर्शक पहले कितने थे? 100, और इस समय आपके दर्शक कितने हैं? 160।
इसका मतलब यहाँ पर दर्शकों की संख्या कितने परसेंट बढ़ गई? 60%। तो इस तरीके से बच्चों आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं और दोनों सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बच्चों जो हमने आपको तरीके बताए हैं ये इस सवाल की बेसिक विधियां हैं। अब मैं आपको इन सवालों के ट्रिक बताता हूं कि कैसे लगाएंगे। हाँ तो बच्चों अब इन दोनों सवालों का जरा देखिएगा ट्रिक, कैसे आप सवाल को तुरंत आंसर दे पाएंगे एग्जाम में, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको जब भी आप इस सवाल का आंसर देंगे तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी विधि बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप 100 लिखेंगे, फिर ये देखेंगे कि मतलब बिक्री कितनी बढ़ी, 44%, 144। और देखो टिकट कितनी घटी, 20, तो बताओ बची कितनी, 80। सॉल्व कर लीजिएगा, 0 से 0 काटो, 8 से काटोगे 18, 8 144, 18 10 में 180। ये बताएंगे बच्चों दर्शक आपने माने कितने थे, 100, हो गए 180। बताओ बच्चों कितने बढ़े, 80%। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिएगा इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर जब आप इससे सवाल को सॉल्व करेंगे तो दर्शक पहले कितने, 100, फिर यहाँ पर आपकी बिक्री बढ़ी 20%, तो बच्चों 120, टिकट 25% घटी 75, काट लीजिएगा यहाँ पे 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 चौको 12, 40, 4 चौको 16, मतलब 160। देखो बच्चों 100 से 160 कितने दर्शक बढ़ गए, 60%। तो ये देखेगा, ये इन दोनों सवालों को लगाने की एक फास्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप तुरंत सवाल का आंसर दे सकते हैं। आप दोनों सवालों की ट्रिक को नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों ये सवाल भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि ये समुच्चय संबंधी सवाल भले ही है लेकिन ये हमारे प्रतिशत के चैप्टर में बहुत ज्यादा हमसे पूछे जाते हैं। इसलिए इन सवालों पे भी विशेषता गौर करिएगा, किस तरीके से आप इन सवालों को लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जरा गौर करिए। जैसा कि यहाँ पे सवाल में दिया गया है कि एक परीक्षा में 42% छात्र गणित में, 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हों। यदि 17% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषय में 46 छात्र उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी? और सेम कैटेगरी में अगला प्रश्न भी दिया हुआ है। देखिए बच्चों, अगर हम आपको इस सवाल के लिए कोई समुच्चय का फार्मूला लिखाएं या समुच्चय के फार्मूला ना लगा के यहाँ पे आपको हम वेन आरेख के द्वारा ये सवाल लगवाएं तो देखिएगा आप इन सवालों को बहुत ही रेयर कंडीशन में याद रख पाओगे, बहुत जल्दी भूल जाओगे। याद रखना बहुत ही आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके दिमाग से, किसी बच्चे ने समुच्चय पहले अपने जीवन में पढ़ा है, कई बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उन्होंने कभी देखा तक नहीं। तो हम आपको एक ऐसी विधि बताने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से आप ये सवालों को जल्दी से जल्दी लगा सकें। देखिए सिर्फ हम लॉजिकली सोचेंगे, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ लॉजिकल सोचेंगे। यहां पे मैथ, इंग्लिश और बोथ सब्जेक्ट, मतलब दोनों मैथ इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट की चर्चा की गई। जरा गौर करिए, इन्होंने कहा 42% मैथ में फेल है और 52% अंग्रेजी में फेल है और 17% बोथ सब्जेक्ट में फेल है। देखो बच्चों, ए भी फेल है, ए भी फेल है, ए भी फेल। अब मैं आपको एक बात बहुत अच्छी सजेस्ट करूंगा, एग्जाम में एक बात हमेशा आपको याद रखनी है। इस सवाल में तो खैर इन्होंने खुद ही दिया हुआ है, सारे प्रतिशत एक ही रूप में दिए गए हैं, फेल फेल फेल। लेकिन अगर एग्जाम में कभी आपको अलग अलग प्रतिशत दिए भी जाएं तो आप उनको एक कैटेगरी में बदल लोगे। और याद रखना हमेशा आप ये जो बोथ सब्जेक्ट वाली कैटेगरी दी जाए, हमेशा इसी कैटेगरी में आप सवाल को बदलना। अगर बोथ पास वाले हैं तो पूरे सवाल को पास में बदल लो, बोथ वाले अगर फेल हैं तो पूरे सवाल को फेल में बदल लो। अभी आपको इसका रीजन क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, जरा गौर करिए। एक बात बताइए बच्चों, यहां पे ये कह रहे हैं कि मैथ में 42% लोग फेल हैं, इंग्लिश में 52% लोग फेल और 17% दोनों विषय में फेल। मैं बच्चों सिर्फ आपके दिमाग में एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं। यार सोचो, ये 17% अगर दोनों विषय में फेल है तो इसका मतलब ये 17 इंग्लिश में भी फेल है, ये 17 मैथ में भी फेल है। मतलब बच्चों स्पष्ट है कि जब आपने
फेल वाले स्टूडेंट की काउंटिंग की होगी तो इन बच्चों को आपने यहां पे भी गिना होगा और इन बच्चों को बेटा आपने यहां पे भी गिना होगा। सोचो भाई, ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, तो जब आपने काउंटिंग मैथ वाली की तो भी इनको गिना, जब इंग्लिश वाली की तो भी इनको गिना। अच्छा जरा गौर करो, अगर हम 42 मैथ में फेल, 52 इंग्लिश में फेल, टोटल फेल को जोड़ें तो 52 प्लस 42 मतलब 94% आपके फेल निकले। लेकिन बच्चों आप सोचो, आपने इन 17 को यहां पे भी गिन लिया और यहां पे भी गिन लिया। कहने का मतलब सीधा है हमारा कि आप 17 को 2 बार गिन चुके हो तो आप एक बार इसमें से 17 कम कर लो। जैसे ही बच्चों आप 17 कम करोगे तो आपके 77% छात्र जो निकलेंगे वो प्योर फेल निकलेंगे। बच्चों जब 77% आपके पूरी तरीके से फेल निकलेंगे तो अब सोचो, अगर कुल छात्र 100 हुए, अगर कुल छात्र बच्चों 100 हुए, 100 में 77 फेल हैं, तो फिर आपके पास होंगे 23%। आपके 23% पास हैं। सवाल में 46 छात्र उत्तीर्ण हैं, तो बेटा 23 की वैल्यू आप 46 करो, 23 दूना 46, तो 1 की वैल्यू 2। अब जब 1 की वैल्यू 2 हो गई, इसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हो सवाल में बच्चों 100% की वैल्यू यहां पर कितनी निकलेगी, 200। इसका मतलब कितने छात्र हैं, 200। तो इस तरीके से आप अगर इस सवाल को लगाएंगे तो कभी आपसे सवाल में गलती भी नहीं होगी और कभी आप सवाल में भटकेंगे भी नहीं। अब उस सवाल को भी हम जरा बताते हैं, जरा गौर करिए। यहां पे अंग्रेजी, गणित, इंग्लिश, मैथ, बोथ सब्जेक्ट, ठीक। सबसे पहले आप बोथ सब्जेक्ट में देखो, लिखा है 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं। 20% बोथ सब्जेक्ट में आपके फेल हैं, तो बेटा 20% फेल। अब आप इनको भी फेल बना लो, इनको भी फेल बना लो। कैसे बनाओगे जरा देखो। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण है, तो हम उत्तीर्ण को अनुत्तीर्ण में कैसे बदलें? 60 उत्तीर्ण तो 40 अनुत्तीर्ण, और 70 आपके इधर उत्तीर्ण तो 30 अनुत्तीर्ण। अब जरा गौर करिए बेटा, 40 इंग्लिश में फेल, 30 मैथ में फेल, 20 दोनों में फेल। एक बात बताइए बच्चों, इन 20 की काउंटिंग आपने यहां पे भी की, यहां पे भी की। अगर आप कुल मिला के फेल देखोगे तो 40 और 30 70 आए, लेकिन बच्चों आपने इन 70 में से 20 को 2 बार गिना, तो 20 को तुरंत माइनस कर लो, तो आपके बचे कितने, 50%। 50% बच्चों आपके फेल है। अब जब 50% आपके छात्र फेल हैं, तो फिर पास कितने हैं, 50%। ये आपके पास हैं। 50% की वैल्यू बच्चों यहां पर दी गई है आपको कितनी, 2500। तो बेटा 50% की वैल्यू जब आप 2500 करोगे तो यहां पर काटेंगे तो 1% की वैल्यू बेटा मिली 50। भैया मेरे 100% की वैल्यू बन गई 5000। तो किस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे, आप सभी बच्चे इन सवालों को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। इन प्रश्नों को लगाने का ये सबसे आसान और अच्छा मेथड है। अब मैं आपको बच्चों अगले प्रश्न के बारे में बताता हूं। हाँ तो बच्चों जरा आप अगले दोनों सवालों को जरा देखिएगा। ये भी हमारे पिछले सवालों के ही हिस्से हैं, लेकिन बस इन सवालों की विशेषता मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों सवालों में अनिवार्यता लागू कर दी जाती है। अनिवार्यता लागू करने का मतलब ये हो जाता है कि जब आपसे ऐसा बोला जाए कि कम से कम ऐसा होना तो जरूरी ही है। मतलब जैसे कि आपको हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा मैं आपसे कहूं कि यहां पर दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक। अब गांव के सभी लोगों को किसी एक आदमी को तो वोट डालना ही डालना है, तो यहां पे मैंने अनिवार्यता लागू कर दी कि हर एक को वोट डालना ही डालना, चाहे वो किसी को भी डाले, लेकिन वोट डालना। तो जब भी कभी इस तरीके का आपको सिस्टम दिया जाए तो उन सवालों को लगाने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, जरा गौर करिए। इन्होंने कहा है छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता,
और 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? अच्छा ये सोचो, सबसे पहले तो आप ये सोचिएगा बच्चों कि स्कूल में माना कुल छात्र 100% है। देखिएगा, अगर हम यहां पर टोटल छात्र देखें तो टोटल छात्र अगर यहां पर हम मान लेते हैं कि 100% है, अब गौर करना 100% में से बेटा 75% लोग तो हॉकी खेलते हैं, ठीक, और 45% लोग बेटा फुटबॉल खेलते हैं। तो जरा गौर करना, दोनों को जोड़ो, 5 5 10 का 0, 7 4 11 1 12। अब बच्चों यहां पर 120% छात्र आ गए, तो सोचो छात्र टोटल थे क्या 100 और आ रहे हैं कितने 120, तो स्पष्ट है कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो आप समझ गए कि इसमें से कितने कैंडिडेट 20% कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। आपसे पूछा गया है कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, 600 का 20%, तो 600 का जब आप 20% निकालेंगे तो 20/100 0 0 0 0, 6 दूनी 12 मतलब 120 छात्र। 120 छात्र आपके ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस सवाल का ये उल्टा देखिएगा दिया गया है, जरा समझिएगा। सबसे पहले यहां पर 72% लोग बेटा यहां पर क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। 44% लोग बेटा कॉफी पीते हैं। दोनों को जोड़ोगे तो 4 2 6 7 4 11 116% लोग बन गए। ये बताइएगा टोटल 100% लोग थे और 116% कैंडिडेट आपके आ रहे हैं, तो ये बताइएगा कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपने 2 बार गिन लिए, तो 16% लोगों को आपने 2 बार गिना। आपके हिसाब से 16% लोग दोनों बार गिने। यहां पे 40 छात्र दोनों को पीते हैं, तो 16% की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 40। सॉल्व करिएगा यहां पर, अगर देखेंगे 4 चौको 16 4 10 40, ठीक, और काट लीजिएगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो बेटा 1% की वैल्यू निकलेगी 5/2। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 5/2 गुणा 100। सॉल्व करिए, 5 2 से काटा 50, 5 पंचे 25 मतलब 250। इसका मतलब टोटल यहां पर कितने छात्र हैं, तो आंसर आया बच्चों 250। किस तरीके से आपको इन सवालों को लगाना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, आप मेरी सारी स्ट्रेटजी को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। दोनों सवालों को अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लीजिएगा। अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं। हाँ तो बच्चों, अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा कि ये दोनों प्रश्न किस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपए में 25 किलो चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था? देखिएगा बच्चों कैसे इस सवाल को आप लगाएंगे। देखो भैया, मेरे एक बात समझ लो कि दुकानदार 2250 रुपए लेके मार्केट पहुंचा। सोचो आप लोग कि जैसे 2250 रुपए लेके मार्केट ये पहुंचा, और जब मार्केट में पहुंचा तो इसे पता चला कि भाव 10% घट गया। अब बच्चों आप लोग खुद सोचो कि जैसे रेट अगर किसी भी चीज का कम हो जाएगा, तो अगर आप उतनी ही सामान खरीदने जितना घर से गए हो तो आपको रुपए बच जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि जब भाव घट जाएगा तो रुपए बच जाएंगे। तो जब बेटा भाव घटा तो इसको रुपए बचे। अब बचत इसको कितनी होगी, जितना भाव कम हुआ, तो 10% भाव कम हुआ तो इसको 10% रुपए बच गए। 10% मतलब अगर आप सॉल्व करेंगे तो 225 रुपए बेटा इसको बच गए। अब हुआ क्या, जब इसको बेटा 225 रुपए बच गए तो इसने क्या किया कि 25 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है। तो ये बताइएगा इस बचे हुए रुपए में ही तो इसने 25 केजी चीनी अधिक पाई। तो बेटा 225 रुपए में अगर 25 केजी चीनी इसने पाई है तो इसका मतलब 25 निम्मा 225 मतलब 9 रुपया पर केजी इसको चीनी पड़ी। बेटा ये जो 9 रुपया पर केजी मूल्य निकला है, चाहो तो आप इसे नया मूल्य कह सकते हो, नया मूल्य कह सकते हो, चाहो तो इसे आप घटा हुआ मूल्य कह सकते हो। ठीक,
दोनों ही चीजें इसमें आप बोल सकते हो, घटा हुआ मूल्य भी यही है, यही नया मूल्य है। लेकिन हमें भैया पुराना मूल्य पूछा गया है कि चीनी का मूल्य पहले कितना था, मतलब पुराना मूल्य आपसे पूछा गया है। तो अगर आपसे पुराना मूल्य पूछा गया है तो आप कैसे लगाओगे, समझो। 9 रुपया पर केजी में आप तुरंत 100/90 का गुणा करोगे। बेटा 100/90 का मतलब समझ लीजिएगा, यहां पर 10% की कमी है तो मतलब 90। अगर 20% की कमी होती तो 100/80, 30 की कमी होती तो 100/70, समझे। अगर आप यहां पर सॉल्व करोगे तो 9 10 और 90, 0 से 0 कट गया, इसका मतलब पहले का रेट है 10 रुपए पर केजी। तो किस तरीके से ये सवाल आप निकालेंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये आपको समझ में आ गया। अगर बेटा आपसे सिर्फ घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य पूछा जाता तो आंसर 9 रुपया पर केजी, या आरंभिक मूल्य या पुराना मूल्य पूछा जाए तो 10 रुपया पर केजी। ठीक है बच्चों। अब सेम तरीके से आप बेटा इस सवाल को भी लगा सकते हो। देखो आप इसे कैसे लगाओगे, ये बताइएगा। यहाँ पर सेव के मूल्य में 25% की कमी होने पे एक ग्राहक 240 रुपया में 2 केजी सेव अधिक खरीदता है। सेवों का घटा हुआ मूल्य पूछा गया है। तो देखो 240 रुपए ये लेके घर से गया और बाद में सेव का मूल्य बेटा 25% घट गया, तो इसको 25% अमाउंट जो होगा बेटा बच जाएगा। तो 25/100, 25 चौका 100, 4 से काटो, 4 छंग 24, 60 रुपए, मतलब इसको 60 रुपए बेटा बच गए। अब इसने 60 रुपए में बेटा किया क्या, 2 केजी सेव अधिक खरीदे। तो बच्चों जब ये 60 रुपए में 2 केजी सेव खरीदेगा तो इसका मतलब सेव इसे पड़े 30 रुपया पर केजी। ये 30 रुपया पर केजी सेव का कैसा मूल्य है, घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य। अच्छा बच्चों यहीं पे चलो पूछा तो नहीं गया है, लेकिन मैं फिर भी अपनी मर्जी से आपसे ये पूछता हूं कि अगर बच्चों यहाँ पे आपसे पुराना या आरंभिक मूल्य पूछता तो आप लोग क्या करते, याद करो तरीका, 30 गुणा 100/75। ठीक है, 75 क्यों लिखा, 25 की कमी, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 10 30, 10 चौको 40, मतलब 40 रुपया पर केजी। ये 40 रुपया पर केजी जो रेट निकला है ये कौन सा रेट है, आरंभिक रेट। तो किस तरीके से आप इन बेसिक सवालों को लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को समझ लीजिए। ठीक है।